हेलो व्यूअर्स, एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 1 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेट थ्योरी। सेट्स का हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पूरे मैथमेटिक्स के लिए सेट इज फंडामेंटल। आप कोई भी चैप्टर करेंगे, कोई भी क्वेश्चन करेंगे, सेट थ्योरी से आप एनकाउंटर करेंगे ही करेंगे। तो व्हाट इज सेट? जनरल डे टू डे लाइफ से अगर हम एग्जांपल लें तो से हमारे किचन में कुछ चीजें रखी हुई हैं। एप्पल्स, पोटैटोज, बनाना, लेडी फिंगर, ऑरेंजेस, कैबेज एटसेट्रा। तो हमारे किचन में कुछ रैंडमली हमने उठाया और ये चीजें रखी हुई हैं, ऑल ईटेबल्स हैं। तो ये मेरे किचन में एक कलेक्शन है ईटेबल्स का। ऑफ कोर्स और भी बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं, स्नैक्स हो सकते हैं, मेरे पास मिल्क हो सकता है, बट हम इसको लेकर चल रहे हैं कि हमारे पास किचन में ये कुछ चीजें हैं। अब इस कलेक्शन से यदि हमें कहा जाए कि फ्रूट्स कौन कौन से हैं, तो हम क्या लिखेंगे? एप्पल्स, बनाना, ऑरेंजेस। और सिमिलरली यदि हमसे कहा जाए कि वेजिटेबल्स कौन कौन सी हैं, तो हम क्या लिखेंगे? नेचुरली वी विल राइट पोटैटोज, लेडी फिंगर एंड कैबेज। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास एक कलेक्शन था जिसमें कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स थे। हमने दो अलग अलग सेट बना लिए। क्या सेट बना लिए? एक सेट बनाया केवल फ्रूट्स का जिसमें कि केवल फ्रूट्स हैं, और एक सेट बनाया वेजिटेबल का जिसमें कि केवल वेजिटेबल्स हैं। तो दो टर्म हमारे पास आ गई, कलेक्शन एंड सेट। सेट में हम क्या देख रहे हैं? सेट में हम देख रहे हैं कि एक ही तरह के चीजें इसमें आ रही हैं। फ्रूट्स का सेट है तो केवल फ्रूट आ रहे हैं, वेजिटेबल्स का सेट है तो केवल वेजिटेबल्स आ रही हैं। ऐसी जनरल लाइफ में हम कितनी चीजें देखते हैं। हम बात करते हैं डिनर सेट। तो डिनर सेट में ऐसे यूटेंसिल्स, ऐसे बर्तन आते हैं जो कि डिनर करते समय यूज होते हैं। हम बात करें टी सेट की, तो टी सेट में क्या आएगा? ऐसे यूटेंसिल्स आते हैं जो कि चाय के समय यूटिलाइज होते हैं। और जनरलाइज करते हैं, हम बोलें क्रिकेट सेट। क्रिकेट सेट में सबको पता है बैट आएगा, बॉल आएगा, स्टंप्स आएंगे, पैड आएगा, शूज आएगा, हेलमेट आएगा। लेकिन मैं बोलूं फुटबॉल, तो फुटबॉल क्रिकेट सेट में आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि क्रिकेट खेलते समय फुटबॉल का यूज नहीं होता, तो फुटबॉल क्रिकेट सेट में नहीं आएगा। और एग्जांपल लेते हैं से स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंडियन स्टेट्स की बात करें तो हम लिख सकते हैं से पंजाब, हरियाणा, यूपी, गुजरात, राजस्थान
एटसेट्रा। देखिए स्टेट्स ऑफ इंडिया की बात हो रही है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, गुजरात, राजस्थान और भी बहुत सारी जितनी भी स्टेट्स हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगी, हम सारी यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। तो इसमें एक खास बात क्या है कि ये स्टेट्स ऑफ इंडिया है, अगर आप लिख रहे हो तो भी इसमें वही स्टेट्स, वही नाम आएंगे जो कि इंडियन स्टेट्स के हैं। कोई आपका फ्रेंड लिख रहा है तो भी वही नाम लिखेगा, और कोई थर्ड पर्सन लिख रहा है तो भी वही नाम लिखेगा। तो हम एक चीज क्या नोटिस कर रहे हैं इसमें कि जब हम किसी पर्टिकुलर सेट की बात कर रहे हैं, ये है सेट ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो उसमें कोई भी आदमी है जिसकी जनरल नॉलेज ठीक है, जिसको पता है स्टेट इंडिया में कौन कौन सी स्टेट है, वो उसमें वही एलिमेंट लिखेगा, वही नाम लिखेगा स्टेट्स के जो कि आप लिखोगे। हो सकता है आपने पहले पंजाब लिखा है, कोई यहां पर पहले राजस्थान लिख दे, आपने यहां पहले सेकंड नंबर पे हरियाणा लिखा है, अगला बंदा सेकंड नंबर पे गुजरात लिख दे, लेकिन अल्टीमेटली जब आप सारे नाम देखेंगे तो जो आपने लिखा और जो उसने लिखा वो सेम रहेगा। और एग्जांपल लीजिए, जनरल लाइफ एग्जांपल, रिवर्स ऑफ इंडिया, इसमें क्या आएगा, गैंजेस, यमुना, साबरमती एटसेट्रा। तो जब मैं रिवर्स ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं तो इंडिया में, भारत में जितनी भी नदियां हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगी। यानी कि मैं एक सेट बना रहा हूं जिसमें कि मुझे लिखनी है ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया। तो इस सेट के बारे में भी आप फिर से सोचिए कि अगर आप लिखेंगे तो भी जो इंडिया में रिवर्स है वो लिखेंगे, कोई और लिखेगा वो भी इंडिया में जो रिवर्स है वही लिखेगा, कोई थर्ड पर्सन लिखेगा तो वो भी यही नाम लिखेगा। बस फर्क क्या हो सकता है कि आपने पहले गैंजेस लिखा है, वो पहले साबरमती लिख सकता है, आपने सेकंड नंबर पे यमुना लिखा है, वो सेकंड नंबर पे गैंजेस लिख सकता है। बट अल्टीमेटली जितने वो नाम लिखेगा वही सारे नाम आप भी लिखोगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं, एक रिवर है अमेजन, मैं बोलूं कि मैं बात कर रहा हूं रिवर्स ऑफ इंडिया, अमेजन इसमें आएगा क्या? अमेजन इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये रिवर इंडिया में नहीं है। अमेजन इज अ रिवर बट ये रिवर इंडिया में नहीं है। तो जब मैं बात कर रहा हूं रिवर्स ऑफ इंडिया की तो उसमें अमेजन नहीं आएगा। यानी कि अगर ये एक सेट है तो उसका ये एलिमेंट नहीं हो सकता। अब थोड़ा सा हम अपना फोकस शिफ्ट करते हैं, ये जनरल लाइफ की बात हो गई कि जनरल लाइफ में हम सेट्स का यूज करते हैं बट यूजुअली हमें पता नहीं होता कि ये सेट है, ठीक है, या हम सेट थ्योरी का यूज कर रहे हैं। अब हम अपना फोकस शिफ्ट करते हैं मैथमेटिक्स की तरफ, क्योंकि हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे कि मैथमेटिक्स में सेट्स का यूज कैसे किया जा रहा है। अगर मैं बात कर रहा हूं इस स्टेट्स ऑफ इंडिया को मैथमेटिकल फॉर्म में सेट रिप्रेजेंट मुझे करना है, तो मैं क्या करता हूं, मेरे सेट का नाम हो जाएगा स्टेट्स ऑफ इंडिया। दिस इज सेट नेम, स्टेट्स ऑफ इंडिया। उसके बाद ये जो मैंने लिखा है सब, पंजाब, हरियाणा, यूपी, गुजरात, जितनी भी चीजें इसमें आ रही हैं, दीज आर ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ सेट, ठीक है। इसके अंदर जितनी भी चीजें आ रही हैं इनको हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, मेंबर्स बोल सकते हैं या एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। ये तीनों टर्म एक ही हैं। और ये जो एटसेट्रा है, जो मैंने जनरल लाइफ में एटसेट्रा लिखा था, इसको मैं रिप्लेस करूंगा 3 डॉट से, 1 2 3। ये जो मैंने एटसेट्रा लिखा मींस इसमें और भी बहुत सारे एलिमेंट हैं जो कि मैं यहां लिख नहीं रहा हूं। वो हो गया एटसेट्रा, जनरल लाइफ का एटसेट्रा। मैथमेटिक्स में उसको आप 3 डॉट से रिप्रेजेंट कर दोगे और इसका नाम होता है एंड सो ऑन।
इन 3 डॉट्स को हम बोलते हैं एंड सो ऑन। ये क्या दिखाता है? ये दिखा रहा है कि ये सेट अभी यहां पर कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें और भी नाम आने बाकी है। और सेट फॉर्मेशन दिखाने के लिए मैं इसको मिडिल ब्रैकेट से क्लोज कर देता हूं। अगर मैं ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल पे चलूं तो सेट का नाम क्या हो गया? रिवर्स ऑफ इंडिया। इसके एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट या मेंबर्स क्या हो गए? गैंजेस, यमुना, साबरमती, सरस्वती फॉर दैट मैटर। और ये मेरा एटसेट्रा किससे रिप्लेस हो जाएगा? क्योंकि नदियां बहुत सारी हैं, मैंने सारी यहां पर लिखी नहीं, तो ये मेरा रिप्लेस हो जाएगा 3 डॉट्स से। और सेट फॉर्मेशन दिखाने के लिए मैं इसको मिडिल ब्रैकेट से क्लोज कर दूंगा। तो इसको मैं पढ़ूंगा कैसे? सेट्स रिवर्स ऑफ इंडिया, गैंजेस, यमुना, साबरमती एंड सो ऑन। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट, मेंबर या एलिमेंट है। अगर मैं बोलूं हमारे पास सेट है, एक सेट है रिवर्स ऑफ इंडिया, अमेजन उसका एलिमेंट है कि नहीं, या अमेजन उसका ऑब्जेक्ट है कि नहीं, तो क्योंकि अमेजन इंडिया की रिवर नहीं है, तो जब मैं एक सेट की बात कर रहा हूं जिसके एलिमेंट्स हैं रिवर्स ऑफ इंडिया, तो अमेजन उस सेट का एलिमेंट नहीं होगा। अब देखिए हमारे पास 2 चीजें हैं, कलेक्शन एंड सेट। कलेक्शन और सेट में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। सपोज मेरे पास एक कलेक्शन है, कोई भी कलेक्शन है मेरे पास से A1 3 I 5 7 9 E O U। ये मेरे पास एक कलेक्शन है और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं A1 3 I 5 7 9 E O U। इसको देख के मुझे कुछ समझ आ रहा है क्या? मैं इस सेट के बारे में कुछ कह सकता हूं कि ये किस चीज का कलेक्शन है? थोड़ा सा कुछ दिख रहा है, ए आई ई ओ यू, कुछ समझ आ रहा है, शायद वॉवल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, लेकिन उसके साथ में कुछ मैथमेटिकल नंबर भी आ रहे हैं। तो ये मेरे पास एक कलेक्शन है जो कहीं पे पड़ा हुआ था। अगर मैं सेट की बात करूं, कलेक्शन में से अगर मैं फिगर आउट करूं वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो क्या हो जाएगा मेरे पास? ए ई आई ओ यू। ये इस कलेक्शन में से मैंने एक सेट बना लिया, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। दूसरा सेट अगर मैं देखूं, ये सेट 1 हो गया। दूसरा सेट ऑड नंबर्स लेस देन 10। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 3 5 7 9। ये सारे ऑड नंबर है, लेस देन 10 है। तो कलेक्शन से मैंने सेट कैसे बनाया? मेरे पास कुछ आइटम्स का, कुछ एलिमेंट्स का, कुछ मेंबर्स का एक कलेक्शन था, उनको मैंने सेट में कैसे कन्वर्ट किया? मैंने एक प्रॉपर डेफिनेशन ली, उनको डिफाइन कर दिया। मैंने देखा कि मेरे पास ए ई आई ओ यू है, तो अगर मैं डिफाइन करूं कि वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो एक सेट बन जाएगा जिसमें कि ये मेंबर्स आ जाएंगे, ये एलिमेंट्स आ जाएंगे ए ई आई ओ यू। रिमेनिंग बचे कुछ नंबर, उनको मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? मैं देख रहा हूं कि ये सारे ऑड नंबर है, लेकिन सारे ऑड नंबर मींस 9 के बाद भी तो ऑड नंबर होते हैं। तो मुझे क्या डिफाइन करना पड़ेगा कि ऑड नंबर तो है बट लेस देन 10 है या लेस देन इक्वल टू 9 है। ठीक है, तो मैंने क्या डिफाइन किया? ऑड नंबर्स लेस देन 10, तो उसमें रिमेनिंग एलिमेंट आ गए। तो ये मेरे पास सेट बन गए, अलग अलग 2 सेट बन गए। तो डिफरेंस क्या देखना है? ये कलेक्शन है और ये सेट है। तो यहां से आप क्या देख रहे हैं कि एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट। ये
ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की, एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट। लेकिन ये सेट है, इसको मैं कलेक्शन बोल सकता हूं क्या? ये कलेक्शन था, इसको सेट नहीं बोल सकता। ये एक सेट है, इसको कलेक्शन बोल सकता हूं क्या? कलेक्शन तो है ही ना। किस चीज का कलेक्शन है? इंग्लिश अल्फाबेट के वोवल का कलेक्शन है। तो कलेक्शन, सेट को कलेक्शन बोल सकता हूं। इस डेफिनेशन को और जनरलाइज कर देता हूं, दैट एवरी सेट इज अ कलेक्शन बट एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एवरी सेट इज ए कलेक्शन बट एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट। ये कलेक्शन है, सेट नहीं है। ये सेट है और कलेक्शन भी है। कलेक्शन और सेट में मैंने डिस्टिंग्विश कैसे किया? मुझे कैसे पता चला कि कौन सा सेट है और कौन सा कलेक्शन है? मैं इसको सेट क्यों नहीं कह पा रहा हूं? थोड़ा सा अगर मैं सोचूं कि मैं इस कलेक्शन को सेट क्यों नहीं कह पा रहा हूं, क्योंकि हमने बात की थी कि सेट क्या है कि जो चीज मैं लिखूं वही चीज दूसरा बंदा भी उसके लिए लिखे। जैसे मैंने बोला था रिवर्स ऑफ इंडिया, तो रिवर्स ऑफ इंडिया में जो एलिमेंट मैं लिखूंगा वही दूसरा बंदा लिखेगा। या अगर मुझे एक जगह कहीं पर दिया हुआ है, से दोबारा से उसी एग्जांपल पे चलेंगे, अगर मुझे दिया हुआ है गैंजेस, यमुना, साबरमती एंड सो ऑन, इसको देख के मैं पता लगा लूंगा कि ये एक सेट है या एक कलेक्शन है जिसमें कि इंडिया की सारी रिवर के नाम आ रहे हैं। लेकिन इस सेट को देख के मैं कुछ पता नहीं, इस कलेक्शन को देख के मैं कुछ पता नहीं लगा पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया कर पा रहा हूं मैं। इसको प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसलिए ये सिर्फ एक कलेक्शन है, सेट नहीं है। अगर ये प्रॉपरली डिफाइंड हो जाता तो ये भी एक सेट बन जाता। जैसे कि इस पर आते हैं, अगर मुझे सिर्फ ये दिया हो, पीछे वाली बात भूल जाइए, सिर्फ मुझे दिया हो ए ई आई ओ यू, तो इसको मैं प्रॉपरली डिफाइन कर सकता हूं क्या? बिल्कुल। अगर मुझे नहीं पता है कि ये एक सेट है, ये एक सेट है ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, सिर्फ मुझे इतना दिया जाए, तो मैं देखते ही क्या बोलूंगा? दिस इज अ सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। मैं इसको प्रॉपरली डिफाइन कर सकता हूं। सेकंड, अगर मुझे ये दिया जाए 1 3 5 7 9, इसको मैं प्रॉपरली डिफाइन कर सकता हूं क्या? इसको मैं प्रॉपरली डिफाइन कर सकता हूं। मैं कह सकता हूं these are odd numbers less than 10 और these are odd numbers less than equal to 9। ये वेल डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड है, ये सेट है। ये वेल डिफाइंड नहीं है तो ये कलेक्शन है। अगर मुझे सेट की डेफिनेशन देनी है जो कि मैथमेटिक्स सेट की डेफिनेशन देता है, तो एक वर्ड का डिफरेंस आ रहा है, वेल डिफाइंड। दैट मीन्स अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो अगर मैं सेट की डेफिनेशन लिख रहा हूं तो आई शुड राइट सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड वर्ड इंपॉर्टेंट है यहां पर। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको कि हम प्रॉपरली डिफाइन कर सकें, उसको, उसके कलेक्शन को हम सेट बोलते हैं। आई होप यहां तक ये क्लियर है। अब हम अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हैं प्रॉपर मैथमेटिक्स की तरफ। सेट्स मैथमेटिक्स में कैसे यूज हो रहा है। नाउ कंसिडर अ स्टेटमेंट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 3 डॉट्स। ये हम बात कर चुके हैं। क्योंकि ये इंफिनिटी तक जाएगा नेचुरल नंबर, तो सारे नंबर लिखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो आगे 3 डॉट्स लगा दीजिए, एंड सो ऑन। तो
तो देखिए सेट को रिप्रेजेंट करने का मैथमेटिकली क्या तरीका है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो जो भी सेट का नाम है उसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये स्टैंडर्ड है, इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ओके, और सेट को हमेशा मिडिल ब्रैकेट्स में लिखते हैं, इसको बोलते हैं ब्रेसेस, सेट ब्रैकेट्स। स्टार्ट पर एक आएगा और एक क्लोज पर आएगा, यानी कि हमें पता चल जाएगा कि ये एलिमेंट, ये सेट यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर क्लोज हो रहा है। ये सेट को मैथमेटिकली लिखने का तरीका है। और हर एलिमेंट को, ये एलिमेंट्स हमने बताया था कि एवरी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट और मेंबर और एलिमेंट्स, इसको हम सेपरेट करेंगे एक कॉमा से। दैट मीन्स मैथमेटिकली अगर हम बात कर रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो हमें पता है कि 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी नेचुरल नंबर्स होते हैं। उसको सेट फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे कर सकते हैं, ब्रैकेट से शुरू होगा सेट और ब्रैकेट पर क्लोज हो जाएगा। सभी मेंबर्स आएंगे, अगर सेट बहुत ज्यादा मेंबर्स हैं एंड सो ऑन आप लिख सकते हैं, और सारे मेंबर्स, हर इंडिविजुअल मेंबर कॉमा से सेपरेट होना चाहिए। नाउ लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, इज 0 an element of set n? सेट n किसी क्वेश्चन में देखते ही मुझे समझ जाना है कि n मींस नेचुरल नंबर के सेट की बात कर रहा है। तो मुझसे क्वेश्चन क्या पूछा है, इज 0 an element of set n? नेचुरल नंबर के सेट का एक एलिमेंट 0 है या नहीं? आंसर क्या होगा? नो, 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 0 नेचुरल नंबर नहीं है। मैथमेटिकली इस चीज को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूं, ये मेरे पास एक सिंबल होता है एप्सिलॉन। दिस इज ग्रीक सिंबल एंड वी कॉल इट एज एप्सिलॉन। एप्सिलॉन। तो मैथमेटिकली जब मैं बात कर रहा हूं कि कोई एक एलिमेंट किसी सेट का मेंबर है या नहीं है, तो मैं बोलता हूं बिलोंग्स टू। ये एप्सिलॉन रिप्रेजेंट करता है बिलोंग्स टू, क्योंकि हर बार इतनी लैंग्वेज मैथमेटिकली लिखना पॉसिबल नहीं है। अगर मैं पूछता हूं कि 1 बिलोंग्स टू n, यस 1 बिलोंग्स टू n, 2 बिलोंग्स टू n, यस 2 बिलोंग्स टू n, 3 बिलोंग्स टू n, 3 बिलोंग्स टू n, तो हर बार या तो मैं ये लिखूं 1 बिलोंग्स टू n, 2 बिलोंग्स टू n, और ऐसे ही लिखता जाऊं 3 बिलोंग्स टू n, 4 बिलोंग्स टू n, 5 बिलोंग्स टू n, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ये सब लिखना। तो मैथमेटिकली हमने बिलोंग्स टू की जगह एक सिंबल चूज किया जो कि ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन है। हम इजीली इसको क्या लिख देंगे, 1 बिलोंग्स टू n। सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, 2 बिलोंग्स टू n। तो ये लिखना हमारे लिए इजी हो जाएगा। हर बार बिलोंग्स टू लिखने की जगह एप्सिलॉन सिंबल हम यूज करते हैं। सेट थ्योरी में यूनिवर्सली इसको यूज किया जाता है। इट शोज 1 बिलोंग्स टू n, 2 बिलोंग्स टू n, यानी कोई भी एलिमेंट, कोई भी मेंबर एक पर्टिकुलर सेट से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये ग्रीक लेटर, ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन से पता चल जाता है। अब हमारा जो क्वेश्चन था कि 0 बिलोंग्स टू n, 0 n को बिलोंग नहीं करता है, तो बिलोंग्स टू की जगह तो हमने एप्सिलॉन यूज कर लिया। डज नॉट बिलोंग टू की जगह हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन लिखते हैं और उसको क्रॉस कर देते हैं। इट मींस डज नॉट बिलोंग टू मींस कोई भी एलिमेंट या कोई भी मेंबर एक पर्टिकुलर सेट में नहीं है, उसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। तो अगर हम अपने इस क्वेश्चन की बात करें, 0 एन एलिमेंट ऑफ सेट n, आंसर इज नो। मैथमेटिकली मैं किस s को कैसे लिखूंगा, 0
डज नॉट बिलोंग टू n। इसको मैं पढ़ता हूं डज नॉट बिलोंग टू, और इस एप्सिलॉन को पढ़ता हूं बिलोंग टू। ओके, और सेट देखते हैं। कुछ कॉमन सेट्स हैं जो हम यूज करते आ रहे हैं। हमने सबने इंटीजर्स पढ़ा है, सेट ऑफ इंटीजर्स, इसको हम डिनोट करते हैं z से। सेट ऑफ इंटीजर्स को यूनिवर्सली आप डिनोट करते हैं z, और इसको क्या लिखेंगे? अब देखिए, इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। नेगेटिव इंटीजर्स माइनस इंफिनिटी से आ रहे होंगे, तो हमने यहां पर ये माइनस इंफिनिटी तक जा रहा था, तो हमने यहां एंड सो ऑन लिखा था, 3 डॉट लगा दिए थे। अब ये इंटीजर्स के लिए कहीं से आ रहा है, माइनस इंफिनिटी से आ रहा है, उतना तो हम लिख नहीं सकते, तो इधर से आ रहा है, उसके लिए भी यहां पर 3 डॉट लगा दीजिए, और उसके बाद से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। अब ये फिर आगे इंफिनिटी तक जा रहा है, उतना तो हम लिख नहीं सकते, तो इसको फिर से हम 3 डॉट लगा देंगे, एंड सो ऑन। अंडरस्टूड है? एंड सो ऑन मीन्स आगे तक जा रहा है। सो दिस इज सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इसमें अगर मैं पूछूं 1.5 belongs to Z, question is 1.5 belongs to Z, yes or no? No, 1.5 does not belong to Z। 1.5 कहीं पर आएगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन चेंज करूं, 9 belongs to Z or not does not belong to Z? 9 belongs to Z। यहीं से एक और सेट आ जाता है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको मैं क्या बोलूंगा? Z प्लस। Z प्लस के मेंबर्स क्या होंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स, +1, +2, +3 एंड सो ऑन। Z plus is set of positive integers. So if I ask you -2 belongs to Z plus, no, -2 does not belong to Z plus. Similarly, we have R, set of all real numbers, R plus set of all positive real numbers, Q is set of rational numbers, similarly Q plus set of all positive rational numbers। आप कोशिश कीजिए इन सबके एलिमेंट्स लिखने की। रियल नंबर आपको पता है, पॉजिटिव रियल नंबर भी आपको पता है, रैशनल नंबर भी आपको पता है, और पॉजिटिव रैशनल नंबर भी आपको पता है। थ्रू आउट द कोर्स बीच बीच में इन सेट्स को, इन सिंबल्स को यूज करने की हमें जरूरत पड़ेगी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, एम जेड, जेड प्लस, आर आर प्लस, क्यू क्यू प्लस। ये हमें क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी।